नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं शुभांगी। आइए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबर क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 15 सितंबर से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात जा रहे हैं। 15 और 16 सितंबर को गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। अपनी गुजरात यात्रा के दौरान पीएम मोदी सार्वजनिक कार्यक्रमों के अलावा राजभवन में राजनीतिक समीकरण और प्रशासन को लेकर चर्चा कर सकते हैं। 16 सितंबर को पीएम मोदी रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर होने वाले एक्सपो और अहमदाबाद गांधीनगर के बीच मेट्रो सेवा का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी अहमदाबाद के GMDC ग्राउंड में भाजपा के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है, लेकिन उस दिन का अब तक कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। बता दें कि अपने जन्मदिन 17 सितंबर को पीएम मोदी अपनी माता हीराबा का आशीर्वाद लेने जरूर आते थे। हीराबा के निधन के बाद पीएम मोदी उनके निवास पर जा सकते हैं। हालांकि इस बारे में फिलहाल अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPIM के महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो चुका है। 72 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दरअसल येचुरी को लंग इन्फेक्शन यानी फेफड़े में संक्रमण था, जिसकी वजह से उनका निधन हो गया। माकपा नेता सीताराम येचुरी लंबे समय से बीमार थे, इसलिए उन्हें 19 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था। बाद में उन्हें ICU में भी ले जाया गया था। डॉक्टरों की टीम उनका कई दिनों से इलाज कर रही थी, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। येचुरी का जन्म 12 अगस्त 1952 को चेन्नई में एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्हें 2016 में राज्यसभा में सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपातकाल के दौरान JNU में रहते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद वह लगातार 3 बार JNU छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। 1984 में उनको CPIM की केंद्र समिति में शामिल किया गया। 2015 में उनको पार्टी का महासचिव चुना गया। हरियाणा चुनाव 2024 में पानीपत सिटी सीट से टिकट न मिलने पर पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी ने कांग्रेस की सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफा देने की वजह ये थी कि उनकी जगह वीरेंद्र सिंह शाह को पार्टी ने पानीपत सिटी से उम्मीदवार घोषित कर दिया। की वजह से कांग्रेस में भी बगावत शुरू हो गई। रोहिता रेवड़ी ने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद अब इस सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बता दें कि 2013 में रोहिता रेवड़ी ने पहली बार पानीपत सिटी के वार्ड नंबर 9 से नगर निगम पार्षद का चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने 10,400 वोटों से जीत हासिल की। इसके बाद जब 2014 में रोहिता बीजेपी में थी, तब उन्होंने पानीपत सिटी से वीरेंद्र सिंह शाह को 92,767 वोटों से मात दी थी। इसके बाद रोहिता इसी साल बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही उन्हें कांग्रेस में शामिल करवाया था। बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के बाद हिंदुओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। अभी हाल ही में बांग्लादेश की सरकार ने गृह मामलों के सलाहकार और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने ऐलान किया है कि बांग्लादेश में नमाज और आजान के दौरान हिंदुओं को पूजा पाठ करने और लाउड स्पीकर पर भजन गायन करने की मनाही रहेगी। अगले महीने 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों की स्थापना की जाएगी, जो हर साल बांग्लादेश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता रहा है। लेकिन अब पंडालों की स्थापना करने वाली समितियों को ही इस नियम का पालन करना होगा और ध्यान रखना होगा कि इस नियम का उल्लंघन ना हो पाए। इन सभी पंडालों में आजान से 5 मिनट पहले सभी धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठों को बंद करना अनिवार्य होगा। अगर कोई भी हिंदू इस नियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसे बगैर किसी वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को लेकर बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को पलटने की साजिश में शाहरुख नाम के आरोपी को NIA अपने साथ ले गई है। पुलिस ने इस मामले में शाहरुख नाम के आरोपी को मंगलवार को मुंडेरी गांव के पास हिरासत में लिया था, जिसके बाद NIA उसे अब अपने साथ ले गई है। क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को NIA को सौंप दिया है। दरअसल यहाँ मुंडेरी क्रॉसिंग के पास रेलवे ट्रैक के बीचों बीच गैस सिलेंडर रखा गया, सामने से आ रही कालिंदी एक्सप्रेस से टकरा गया था। टक्कर के बाद गैस सिलेंडर उछलकर दूर जा गिरा। गनीमत ये रही कि यह सिलेंडर फटा नहीं और एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। इस घटना के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया था। इसके अलावा ट्रैक के पास से विस्फोटक और अन्य ज्वलनशील पदार्थ मिले हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना और भाटपाड़ा इलाके में घर से 12 बम बरामद किए गए हैं।
इससे पहले इस इलाके से लगातार हिंसा और तोड़फोड़ की खबरें सामने आती रही है। ऐसे में बम के मिलने के बाद आशंका यही है कि भाटपाड़ा को फिर से अशांत करने की तैयारी चल रही थी। पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पास एक संदिग्ध बैग मिलने की खबर सामने आ रही है। यहाँ जूनियर डॉक्टर्स प्रशिक्षु महिला डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके पर सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन परिसर की तलाश ली जा रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार सवालों के घेरे में है। घटना के बाद से बंगाल में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। भारत ने गुरुवार 12 सितंबर को बालेश्वर के चांदीपुर में जमीन से हवा में प्रहार करने वाली अत्याधुनिक मिसाइल क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण दोपहर 3:18 पर पूरा किया गया। बता दें कि 6 सितंबर को भी भारत ने ओडिशा में मिसाइल का परीक्षण किया था। इस मिसाइल का नाम अग्नि-4 है। मिसाइल परीक्षण करने के लिए परीक्षण स्थल के आसपास के गांव से लोगों को अस्थायी शिविरों में भेजने का काम सुबह 6 बजे से शुरू कर दिया गया था और अस्थायी शिविरों में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए 100 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था। कोलकाता में आरजेकर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप मर्डर के मामले में टीएमसी राज्यसभा के सांसद जवाहर सरकार ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ को लिखे पत्र में जवाहर सरकार ने कहा कि वो तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपना इस्तीफा दे रहे हैं, तो उनके इस्तीफा पत्र को स्वीकार कर लिया जाए। बता दें कि कोलकाता रेप मर्डर केस के खिलाफ जवाहर सरकार ने पहले ही संसद पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद ममता बनर्जी ने उन्हें फोन किया और आग्रह किया था कि वो इस्तीफा देने के बारे में एक बार फिर विचार कर ले। लेकिन जवाहर सरकार ने ममता बनर्जी की बात मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि वो आम लोगों से वादा कर चुके हैं और अब वो इस्तीफा देने से पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली में रहने वालों के लिए रेलवे विभाग की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल त्योहारों में घर जाने वालों के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटरा, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के कई शहरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलेंगी। इससे हजारों यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। त्योहार की भीड़ संभालने के लिए रेलवे ने ये ऐलान किया है। नई दिल्ली से ये विशेष ट्रेनें 6 अक्टूबर से 17 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार व रविवार को रात 11:45 पर चलेगी। वापसी में 7 अक्टूबर से 18 नवंबर तक श्री माता वैष्णो देवी कटरा से रात 9:20 पर ये ट्रेन चलेगी। रास्ते में इसका ठहराव सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला छावनी, ढांडरी कलान, पठानकोट, जम्मू तवी और उधमपुर रेलवे स्टेशन पर होगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 की पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया फिलहाल सबसे आगे है, लेकिन टीम इंडिया लंबे ब्रेक के बाद मैदान पर वापसी करने जा रही है। इंडिया को 19 सितंबर से अपने घर पर बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। ये सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को देखते हुए काफी अहम मानी जा रही है। अभी टीम इंडिया को इन 10 मैचों में से 2 टेस्ट बांग्लादेश के खिलाफ और 3 टेस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घर पर खेलने हैं। इसके बाद वो 5 टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएगी। अगर टीम इंडिया भारत में खेले जाने वाले 5 टेस्ट मैचों को जीत जाती है तो वो 79.76% अंकों तक पहुंच सकती है, जो फाइनल में पहुंचने के लिए काफी होगी। भारतीय टीम पिछले दोनों मौकों पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही थी, हालांकि उसे फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ 19 सितंबर से शुरू होने जा रही टेस्ट सीरीज के मुकाबले के लिए अपनी 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कप्तानी नजमुल हुसैन शांतो को सौंप दी गई है। बांग्लादेश की टीम लगभग वही है जिसने हाल ही में पाकिस्तान को 2-0 से सीरीज में हराया था, लेकिन बांग्लादेश के तेज गेंदबाज शरीफुल इस्लाम पाकिस्तान में लगी कमर की चोट के कारण भारत के साथ होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। अक्षय कुमार की आगामी फिल्म हाउसफुल 5 का उनके फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनके फैंस का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग 15 सितंबर से लंदन में शुरू होने जा रही है। फिल्म की फीमेल स्टार कास्ट भी अब फाइनल हो गई है। इस फिल्म में फीमेल स्टार जैकलिन फर्नांडिस के अलावा पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक नरगिस फाकरी, सोनम बाजवा, चित्रांगदा सिंह और सौंदर्या शर्मा फीमेल लीड होंगी। इसके अलावा फिल्म में डीनो मोरिया की भी एंट्री हो गई है। वहीं दूसरी तरफ मेल एक्टर्स में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, फरदीन खान, नाना पाटेकर, चंकी पांडे, जैकी श्रॉफ और डीनो मोरिया शामिल है। हाउसफुल 5 की ज्यादातर शूटिंग पानी में की जाएगी। ऐसे में इसकी कास्ट लगभग 1.5 महीने तक क्रूज पर रहेगी। इस साल दिवाली पर 2 बड़ी फिल्मों का आमना सामना होने वाला है। दरअसल सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 1 नवंबर को एक साथ रिलीज होने वाली है। वैसे तो ऑडियंस को इन दोनों ही फिल्मों का बेसब्री से इंतजार है, वहीं दोनों फिल्मों के मेकर्स एक दूसरे से रिलीज को टालने की बात कर रहे हैं।
इसी बीच ऐसी खबर भी आ रही है कि भूल भुलैया 3 के मेकर्स की रिक्वेस्ट को अजय देवगन ने मानने से इनकार कर दिया। खबर है कि भूल भुलैया 3 के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने डेट चेंज करने के लिए रोहित शेट्टी और अजय देवगन से मुलाकात की थी, लेकिन कोई बात नहीं बन पाई है। सिंघम अगेन के मेकर्स का कहना है कि उनकी फिल्म दिवाली के लिहाज से ही बनी है। इससे पहले सिंघम अगेन की रिलीज डेट 15 अगस्त रखी गई थी, जो कि बाद में दशहरे के वक्त पर शेड्यूल कर दी गई थी, लेकिन फिर उसकी डेट बदलकर दिवाली कर दिया गया। मलेशिया में एक बड़े इस्लामिक बिजनेस ग्रुप के वेलफेयर होम में बच्चों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। दरअसल पुलिस को वेलफेयर होम में बच्चों के साथ यौन शोषण और गलत व्यवहार की शिकायत मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक ये वेलफेयर होम मलेशिया के इख्वान बिजनेस ग्रुप का है। इस ग्रुप से जुड़े 20 वेलफेयर होम्स में छापा मारकर 402 बच्चों का रेस्क्यू किया और मामले में 171 लोगों की गिरफ्तारी की। इनमें शिक्षक और केयरटेकर भी शामिल है। वहीं 1 से 17 साल की उम्र के 402 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। जिन 20 ठिकानों पर पुलिस ने कार्रवाई की है, उनमें से 18 वेलफेयर होम सेंट्रल सेलेंगोर स्टेट के हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर मीडिया से नाराज है। इस बार उन्होंने प्रेसिडेंशियल डिबेट के होस्ट एबीसी न्यूज पर धांधली का आरोप लगाया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब ट्रंप मीडिया पर हमलावर हो रहे हैं। उन्होंने इससे पहले कई बार पत्रकारों पर सवाल उठाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2017 में मीडिया को लोगों का दुश्मन बताया था। ट्रंप के झूठे दावों की पोल खोलने पर वो अक्सर मीडिया की आलोचना करते रहते हैं। जब ट्रंप व्हाइट हाउस में थे तो वो चाहते थे कि मीडिया उनकी सरकार को लेकर सिर्फ सकारात्मक खबरें लिखे, लेकिन मीडिया के मामले में वह एक कदम आगे जाकर उसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा करना चाहते हैं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।